नमस्कार। 2010 से लेकर 2021 तक के बैक ईयर के जो यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चंस आए हैं उसको हम लोग सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2010 में आए हुए भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख प्रश्नों को देखा था। तो आज हम 2010 के आगे 2011 को शुरू कर रहे हैं। वर्ष 2011 में कौन कौन से प्रश्न भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आए थे उसको हम लोग देखेंगे। उसको देखने से पहले देखिए, अमन स्टडी पॉइंट हमेशा से ही आप लोगों का सहयोगी रहा है। उसी क्रम में कंप्लीट जीएस, सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर्स और हिंदी की बेहतरीन अलग अलग और अपडेटेड पीडीएफ नोट्स उपलब्ध हैं। अगर आपको लेना है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करके एक बार सैंपल जरूर देख ले। निश्चित रूप से एक ऐसी नोट्स है जो कि आपको जल्द से जल्द सफलता दिलाने में अचूक साबित होगी, रामबाण साबित होगी। तो इसको एक बार जरूर देख लें। ओके, शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न की, जो कि 2011 में आया था। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था उसका नाम क्या था? अजातशत्रु। देखिए, अजातशत्रु मगध का शासक था। जब आपको याद होगा, महाजनपद काल जो 16 महाजनपद थे उनमें से सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। और मगध में एक वंश का जन्म हुआ था जिसको हर्यक या पितृहंता वंश कहा जाता था। उसको पितृहंता वंश इसीलिए ही कहा जाता था क्योंकि उसके जितने भी शासक हुए उन सभी ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। उसी में से एक था अजातशत्रु, जिसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त किया था। इसलिए इतिहास में इसे पितृहंता या कुणिक के नाम से भी जाना जाता है। किसको? अजातशत्रु को। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण, यहाँ निब्बान लिखा है लेकिन वो निर्वाण होगा। महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है। देखिए, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु, जिसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है, वो 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा में हुआ था। और कुशीनारा मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी। गौतम बुद्ध को महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है। अगला है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। ऑप्शन बी सही होगा। देखिए, बुद्ध काल के प्रसिद्ध राजतंत्र कौशल की राजधानी श्रावस्ती तत्कालीन भारत की समृद्धशाली नगरी थी। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ। यहीं पर बुद्ध ने 21 वास किए थे, यानी 21 दिन इन्होंने यहाँ व्यतीत किए थे और अपने सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में ही दिए थे। ओके, अगला है, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे उसका नाम चंद्रगुप्त प्रथम था। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम को हम लोग विक्रमादित्य नहीं कहते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अगर आप लोगों ने उसका नाम सुना होगा तो उसका वास्तविक नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था। उसको विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी, लेकिन ये चंद्रगुप्त प्रथम उससे पहले का शासक था। ठीक है। देखिए, गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, परंतु इसका कोई सिक्का प्राप्त नहीं होता है। प्रारंभिक गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम सर्वाधिक शक्तिशाली था। इसने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की और यह पहला गुप्त शासक था जिसने सिक्के जारी किए थे। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसने महाराजाधिराज की उपाधियां भी ग्रहण की थी। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे किसके? देखिए, पिछली बार भी एक प्रश्न आया था 2010 में भी, अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो को देखा होगा। महाभाष्य पतंजलि ने लिखी थी और ये शुंग वंश के प्रसिद्ध शासक या शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के काल में थे। पुष्यमित्र शुंग के समसामयिक थे। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए, चार यहाँ पर कथन दिए गए हैं, इन पर विचार कीजिए और सुनिए और सही उत्तर को आपको चुनिए। पहला कथन है, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। ये बिल्कुल सही है। शक संवत 78 से आरंभ हुआ। ये भी बिल्कुल सही है। गुप्त काल 319 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। ये भी बिल्कुल सही है। और भारत में मुसलमानों का युग सन 1192 से शुरू हुआ। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अगर देखा जाए तो वो मोहम्मद गोरी को माना जाता है। जब उसने तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में
पृथ्वीराज चौहान को हराया था। ठीक है, तो वहीं से मुसलमान शासन का युग माना जाता है। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, 1 2 3 4 चारों सही हैं, याद रखिएगा। अगला है, निम्न सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? अजमेर में बसने वाले सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जिनको हम लोग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से जानते हैं। इनके बारे में थोड़ा विस्तार से देखते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1190 ईस्वी में भारत आए थे और ये मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। कुछ समय के लिए लाहौर में अली हुजवीरी के मजार पर रुके। अली हुजवीरी एक प्रसिद्ध सूफी संत थे जिन्होंने सूफीवाद पर कश्फ अल महजूब नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी। कुछ समय पश्चात ख्वाजा मोइनुद्दीन लाहौर से दिल्ली और फिर अजमेर में जाकर बस गए थे। ओके, अगला है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो ये थे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था और ये तुगलक वंश का शासक था। इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ओके, अगला है, निम्नलिखित शासकों में से किसने विदेशों में आधुनिक रीत पर दूतावासों की स्थापना की थी? बहुत बार ये प्रश्न आया है। इसमें सही ऑप्शन होगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान मैसूर का बहुत ही प्रसिद्ध शासक था। अगर आप देखें इसके बारे में तो टीपू प्रथम भारतीय शासक था जिसने देसी प्रशासन में पाश्चात्य प्रशासन का मिश्रण किया। उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मित्रता का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। टीपू ने विदेशों से मित्रता एवं सहायता के उद्देश्य से अपने राजदूत मॉरिशस, अफगानिस्तान, अरब, कुस्तुनतुनिया, तुर्की और फ्रांस आदि देशों में भेजे थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और आंग्ल मैसूर युद्ध में, जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, वो भी टीपू सुल्तान और अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में हुई थी। ओके, तो वो भी आपको याद रखना है, वो हम आगे आपको बताएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें प्रमुख कुछ स्थापत्य कला के बारे में बताया गया और वो कहां पर स्थित है इसको बताया गया है। तो इसमें पहला ही गलत है क्योंकि कुव्वत उल असलाम मस्जिद, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था दिल्ली में, ना कि अजमेर। इसमें सुमेलित नहीं है। अगला है, 13वीं और 14वीं सदी में भारतीय किसान किसकी खेती नहीं करते थे? तो देखिए, 13वीं और 14वीं सदी में भारतीय किसान मक्का की खेती नहीं करते थे, बाकी जौ, गेहूं और चावल की खेती होती थी। देखिए, भारत में गेहूं, चावल और जौ की खेती प्राचीन काल से ही की जा रही थी तथा 13वीं सदी में भी इनकी खेती हो रही थी, लेकिन भारत में मक्का की खेती 15वीं सदी में प्रारंभ हुई थी। ओके, अगला है, निम्न में से किसने आगरा की स्थापना की थी? इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। 1504 ईस्वी में लोदी वंश के प्रसिद्ध शासक सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, 1665 में शिवाजी ने किस मुगल सेना नायक के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? ये भी कई बार आया है। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी शिवाजी और जय सिंह के बीच, राजा जय सिंह के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी। इस संधि के अनुसार शिवाजी को अपने 23 किले मुगलों को देने पड़े थे। ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं 2011 में आए कुछ आधुनिक इतिहास से यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? मित्र मेला संघ की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर यानी बीडी सावरकर ने की थी। ओके, इसको हम लोग ध्यान से पूरा पढ़ते हैं विस्तार से। मित्र मेला संघ की स्थापना वीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। बाद में 1904 ईस्वी में परिवर्तित होकर अभिनव भारत नामक संस्था ये बन गई थी। देखिए, आप लोग मित्र मेला भी पढ़ते होंगे और अभिनव भारत भी पढ़ते होंगे। तो मित्र मेला की स्थापना 1904 में हुई थी, मित्र मेला की स्थापना पहले हुई थी और यही बाद में अभिनव भारत के नाम से जाना जाने लगा था। ठीक है, यह एक गुप्त संगठन था जिसका वार्षिक सम्मेलन क्रांतिकारियों द्वारा आयोजित होता था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक युग्म सुमेलित है? इसमें एक तरफ पुस्तकों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उसको किसने लिखा है इसके नाम दिए गए हैं। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित है। देखिए, इसमें सिर्फ एक ही सुमेलित है,
वो है ऑप्शन सी, फ्रैंक मॉरिस ने जवाहरलाल नेहरू की बायोग्राफी लिखी थी। बाकी सभी इसमें असुमेलित हैं। ठीक है, ये तीनों दो असुमेलित हैं। ओके, अगला है, निम्न में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? ये थे चित्तरंजन दास। देखिए, सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। तब उसका विरोध चित्तरंजन दास ने किया था। ठीक है, यानी पहले चित्तरंजन दास ने इसका विरोध किया था और बाद में उन्हीं ने इसके प्रस्ताव को पारित भी किया था। लेकिन फिर दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन, जिसमें असहयोग प्रस्ताव पर चर्चा हुई, इस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव CR दास ने ही प्रस्तुत किया था। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य किससे संबंधित है? यह जवाहरलाल नेहरू का कथन है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने स्वदेशी आंदोलन नेतृत्व दिल्ली में किया था? देखिए, स्वदेशी आंदोलन जो कि बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में हुआ था, उसका अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया था, जिसमें दिल्ली में उसका नेतृत्व सैयद हैदर रजा ने किया था। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। पंजाब, उत्तर प्रदेश में लाला लाजपत राय ने किया था, जबकि मुंबई, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने इसका नेतृत्व किया था। जबकि दक्षिण भारत में, खासकर कर्नाटक, तमिलनाडु में चिदम्बरम पिल्लई ने स्वदेशी आंदोलन भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। ये थे जयप्रकाश नारायण। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। अगला है, 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का वास्तविक नाम था। ऑप्शन सी सही होगा। इन्होंने कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था नाना साहब के साथ। ओके, अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी ने संबोधित किया था, कहां पर हुआ था? बेलग्राम में। ऑप्शन बी सही होगा, बेलगांव में। ये कांग्रेस का 39वां अधिवेशन था, 1924 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक बार फिर से अलग हो गई थी और ये एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। अगला है, निम्न में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये थे भीमराव अंबेडकर। देखिए, दो लोगों ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, एक थे भीमराव अंबेडकर और दूसरे थे तेज बहादुर सप्रू। तो भीमराव अंबेडकर ज्यादा लोग इसको जानते हैं, तो अगर भीमराव अंबेडकर आएगा तो आप लोग भीमराव अंबेडकर को ही सही मानेंगे। अगला है, निम्न में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसमें सही होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। कई बार प्रश्न आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात गांधी जी अपना पहला सफल सत्याग्रह कहां शुरू किया था? तो ये 1917 में चंपारण, बिहार के चंपारण में इन्होंने सत्याग्रह अपना पहला शुरू किया था दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख प्रश्न थे जो कि 2011 की यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में इतिहास से आए थे। ठीक है, ऐसे ही आपको 2011 से भी 2021 तक के इतिहास के मिलेंगे, फिर भूगोल, फिर अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, यूपी स्पेशल, विज्ञान, जनसंख्या नगरीकरण, सब कुछ यानी आपको मिलने वाला है। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो। और हाँ, नोट्स का सैंपल एक बार जरूर देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स है, आपको जल्द से जल्द सफलता दिलाने में मदद कर सकती है। नमस्कार।